हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह है। 1992 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। समसामयिकी से जुड़े प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाले सेशन में 81 प्रश्न तक ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। 82 नंबर से आज का जो डिस्कशन है स्टार्ट करेंगे। 82 नंबर जो प्रश्न है, पूछा गया है कि 18वें एशियाई खेल 2018 जो कि जकार्ता में हुआ था। जकार्ता इंडोनेशिया का एक शहर है, याद रखिएगा, जकार्ता इंडोनेशिया में है। तो 18वें एशियाई खेल 2018 में भारत के द्वारा जीते गए पदकों का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य, कुल मिलाकर 69 पदक इसने जीता था। यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 के बीच 18वें एशियाई खेल इंडोनेशिया के जकार्ता एवं पालेमबंग शहरों में संपन्न हुआ। भारत जो है स्वर्ण पदक कितना जीता? 15, रजत 24 और कांस्य 30। यानी कुल मिलाकर भारत जो है 69 पदकों को जो है प्राप्त किया और पदक तालिका में इसका जो स्थान था वो था 8वें। 19वें एशियाई खेल का जो आयोजन हुआ था 2022 में, कहां पर? तो चीन के हांगझोउ शहर में। चीन के हांगझोउ शहर में, याद रखिएगा। 83 है, अगस्त 2018 में एटीएफ के रूप में बायोफ्यूल का प्रयोग करने वाली प्रथम भारतीय विमानन कंपनी कौन सी है? अगस्त 2018 में एटीएफ के रूप में बायोफ्यूल का प्रयोग करने वाली प्रथम भारतीय विमानन कंपनी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्पाइस जेट, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, एटीएफ का मतलब है एविएशन टरबाइन फ्यूल। एविएशन टरबाइन फ्यूल, याद रखिएगा। 2018 में एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट ने बायोजेट ईंधन जो है बायोजेट फ्यूल, इसके प्रयोग से देश की पहली परीक्षण उड़ान का संचालन किया। यह उड़ान जो था देहरादून और दिल्ली के बीच संचालित हुआ। यह उड़ान स्पाइस जेट के बोम्बार्डियर Q400 विमान के द्वारा संचालित हुई और इस उड़ान में विमान के 2 इंजनों में से एक में 25% बायोजेट ईंधन और 75% एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल का मिश्रण भरा गया था, जबकि दूसरे इंजन में केवल एटीएफ का प्रयोग किया गया। 84 है, जून 2018 में भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना अटल भूजल योजना के लिए विश्व बैंक ने कितनी धनराशि को मंजूर की है? 2018 में भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना अटल भूजल योजना के लिए विश्व बैंक ने कितनी धनराशि को मंजूर की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6000 करोड़ रुपया, यानी बी ऑप्शन। अटल भूजल योजना केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण जल शक्ति मंत्रालय की एक केंद्रीय योजना है, जिसके लिए जून 2018 में विश्व बैंक ने 6000 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति की। यह योजना 2018-19 से 2022-23 तक 5 वर्ष के अवधि में विश्व बैंक के सहयोग से कार्यान्वित की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से देश के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन में सुधार करना है। 85 है, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल के रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? प्रश्न को एक बार अच्छे से एनालिसिस करके बताइए कि आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल के एक रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 900 वर्ष। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का जो कारण रहा था वो कितना था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कितने वर्षों की? तो 900 वर्षों की। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, 900 वर्ष दिया गया डी ऑप्शन में। आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन के अनुसार अगर बात करें तो लगातार 900 वर्षों तक सूखे जैसी स्थिति सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा। अनिल कुमार गुप्ता के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ताओं ने पता लगाया कि लगातार अगर बात करें तो 900 वर्षों तक इस क्षेत्र में बहुत कम या ना के बराबर जो है वर्षा हुई थी, जिसके कारण सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये अपने पतन के अग्रसर हुआ, अपने पतन के रास्ते में ये विलीन हो गया। 86 है, फरवरी 2018 में जारी भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है?
फरवरी 2018 में जारी भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, ई कैसे? तो देखिए, अगर बात करें तो 12 फरवरी 2018 को 15वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 जारी की गई। ISFR 2017 के अनुसार, यानी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार अगर बात करें तो देश में कुल वन आवरण कितना है? तो आप देख सकते हैं करीब 7,08,273 वर्ग किलोमीटर, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.54% है। हालांकि देश में कुल वन आवरण और वृक्षावरण जो है आपका 8,02,088 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.40% है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी माना है, जो कि प्रश्नानुसार गलत है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वन आवरण जो है, यानी कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है, और देश में कुल वन एवं वृक्षावरण जो है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे 2 प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, देश में वन एवं वृक्षा आवरण की स्थिति 2019 के तुलना में 2,261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, यानी कितना प्रतिशत? तो 0.28% की वृद्धि हुई, ये भी याद रखिएगा। 87 है, जनवरी 2018 में भारत के किस राज्य ने लोगों को वृक्षों के साथ मानवीय रिश्ता बनाने की मंजूरी प्रदान की? जनवरी 2018 में भारत के किस राज्य ने लोगों को वृक्षों के साथ मानवीय रिश्ता यानी भाई बहन बनाने की जो है मंजूरी प्रदान की? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है, वह राज्य कौन सा है? तो सिक्किम, यानी बी ऑप्शन। इसके बारे में अगर बात करें तो सिक्किम की सरकार ने पेड़ पौधों को बचाने और लोगों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सिक्किम वन वृक्ष नियम 2017 को अधिसूचित किया है। इस नियम के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी निजी भूमि या किसी सार्वजनिक भूमि पर स्थित पेड़ों के साथ भाईचारे यानी ब्रदरहुड का रिश्ता बना सकता है। इस स्थानीय स्तर पर मिथ या मीटिनी संबंध के रूप में जो है जाना जाएगा। कोई व्यक्ति अगर पेड़ को अपना बच्चा मानकर अपनाता है तो उसे दत्तक या एडॉप्टेड पेड़ कहा जाएगा। 88 है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? बताइए, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सतारा, महाराष्ट्र, यानी सी ऑप्शन। अक्टूबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 के आधार पर अधिकतम जन भागीदारी के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले राज्यों और जिलों को पुरस्कृत किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2018 के तहत शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले 3 जिले हैं सतारा महाराष्ट्र का, रेवाड़ी हरियाणा और पेडापल्ली तेलंगाना। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 को याद रखिएगा 9 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया और इसके तहत देश भर के 698 जिलों के 17,475 गांवों को कवर किया जाएगा। 89 है, सितंबर 2018 में प्रारंभ की गई भारत की किस योजना को विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना माना गया है? सितंबर 2018 में प्रारंभ की गई भारत की किस योजना को विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना माना गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची यानी झारखंड में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के द्वारा 10 करोड़ गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। पूर्णतः कार्यान्वित होने पर यह विश्व में सबसे बड़ी सरकार के द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना होगी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर इसके बारे में बात करें तो 90 नंबर है, सितंबर 2018 में निम्न में से किस संस्थान में देश का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? सितंबर 2018 में निम्न में से किस संस्थान में देश का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा बड़ोदरा, भारतीय राष्ट्रीय रेल अकादमी बड़ोदरा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सितंबर 2018 में भारत के प्रथम राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया गया। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भारतीय राष्ट्रीय रेल अकादमी बड़ोदरा की भूमिका और अवसंरचना का उपयोग किया गया है। इस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान नाम दिया गया है। 91 है, जिमैक्स 2018 का जो संबंध है वो किसके साथ है? जिमैक्स 2018 का जो संबंध है वो किसके साथ है? तो जी यानी जापान और आई का मतलब है इंडिया। जे का मतलब जापान और आई का मतलब है इंडिया। जापान भारत की नौसेनाओं के युद्धाभ्यास से जिमैक्स का जो है संबंध है। जिमैक्स याद रखिएगा, जे से जापान, आई से इंडिया, इतना आपको ट्रिक याद रखना है। 7 से 15 अक्टूबर 2018 के मध्य जापान भारत समुद्री अभ्यास के तीसरे संस्करण का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया। इस अभ्यास में जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स तथा भारतीय नौसेना ने भाग लिया। इसका 5वां संस्करण अक्टूबर 2021 में अरब सागर में संपन्न हुआ, याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 92 है, वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सितंबर 2018 में वायु प्रणाली का शुभारंभ किस नगर या राज्य में किया गया? वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सितंबर 2018 में वायु प्रणाली का शुभारंभ किस नगर या राज्य में किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए वायु प्रणाली का शुभारंभ दिल्ली में किया गया। दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण PM10, PM2.5 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। अज्ञात कारणों से बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। प्रश्न संख्या आपका 93 है, निम्न में से किसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 जनवरी 2018 को बेगूसराय और खगड़िया जनपदों में कुल 750 से अधिक विकास योजनाओं का शुभारंभ किया? बताइए, निम्न में से किसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 जनवरी 2018 को बेगूसराय और खगड़िया जनपदों में कुल 750 से अधिक विकास योजनाओं का शुभारंभ किया? इसका सही जवाब हो जाएगा विकास समीक्षा यात्रा के तहत, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। विकास समीक्षा यात्रा के तहत जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 जनवरी 2018 को बेगूसराय और खगड़िया जनपदों में कुल 750 से अधिक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं की लागत लगभग 500 करोड़ रुपए होगी। 94 है, 16 मार्च 2018 को उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बिहार के किस नगर में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का जो है उद्घाटन किया? स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया। 2018 को उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बिहार के किस नगर में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, पटना, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 16 मार्च 2018 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पटना में राज्य के पहले IT स्टार्टअप हब का जो है उद्घाटन किया। 95 है, 22 मार्च 2018 को बिहार राज्य के 106वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसने पटना में नील के धब्बे नामक पुस्तक का विमोचन किया? नील के धब्बे। मार्च 2018 को बिहार राज्य के 106वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसने पटना में नील के धब्बे नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 22 मार्च 2018 को बिहार के 106वें स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित एक समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महात्मा गांधी के जीवन और उनके विचार पर केंद्रित 4 पुस्तकों का विमोचन किया। जिन पुस्तकों का लोकार्पण हुआ उसमें विंध्याचल प्रसाद गुप्ता के द्वारा लिखित उपन्यास नील के धब्बे भी शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 96, मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में, जो मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य कितना है? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य कितना है? तो याद रखिएगा 12,000 हॉर्स पावर। कितना? 12,000
हॉर्स पावर। मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत के सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य जो है वो कितना है, तो 12,000 अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर। 97 है। 10 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छाग्रहियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को कहां संबोधित किया? 10 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छाग्रहियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को कहां पर संबोधित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोतिहारी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मोतिहारी में स्वच्छाग्रहियों को जो है स्वच्छाग्रहियों के जो राष्ट्रीय सम्मेलन है इसको संबोधित किया। 10 अप्रैल 2018 को पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छाग्रहियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को बिहार के मोतिहारी में संबोधित किया। यह सम्मेलन चंपारण में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के एक अंग के रूप में आयोजित किया गया था। 98 है। एनडीएमए ने अप्रैल 2018 में सीबीआरएन इमरजेंसी पर आधारित, याद रखिएगा, सीबीआरएन इमरजेंसी पर आधारित मॉक ड्रिल का अभ्यास किस एयरपोर्ट पर किया? एनडीएमए ने अप्रैल 2018 में सीबीआरएन इमरजेंसी पर आधारित मॉक ड्रिल का अभ्यास किस एयरपोर्ट पर किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एलएनजेपी पटना। ठीक है, एलएनजेपी पटना। यानी अगर बात करें तो एनडीएमए इसने जो है अप्रैल 2018 में सीबीआरएन इमरजेंसी पर आधारित मॉक ड्रिल का अभ्यास लोकनायक जयप्रकाश हवाई अड्डे एयरपोर्ट पर जो है इस एयरपोर्ट पर जो है इसका अभ्यास किया गया पटना में। और इस अभ्यास को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई और इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइंड साइंसेज के सहयोग से संपन्न किया गया था। 99 है। एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के बीच 4G सिग्नलों की उपलब्धता के दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है? एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के बीच 4G सिग्नलों की उपलब्धता के दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा प्रथम स्थान है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, ओपन सिग्नल रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के बीच 4G सिग्नलों की उपलब्धता के दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना प्रथम स्थान पर है। गौरतलब है कि पटना में 4G की उपलब्धता 92.6% थी, जो कि बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद शहरों में मतलब कि इससे अधिक थी। प्रश्न संख्या 100 है। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सुलभ जल प्रोजेक्ट जो है प्रारंभ किया है? सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सुलभ जल प्रोजेक्ट जो है प्रारंभ किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा दरभंगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जुलाई 2018 में सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के दरभंगा जिले में सुलभ जल नामक जल परियोजना को लॉन्च किया। इस परियोजना के तहत तालाब और नदियों के दूषित जल को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल में परिवर्तित किया जाएगा। 101 है। बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा असत्य है? बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा असत्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। यानी जन्म से स्नातक के जो शिक्षा है, जन्म से लेकर स्नातक तक यानी जो है आपका बीए तक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को कितने हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे? तो 60,000। बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में पहला कथन जो है सत्य है, दूसरा कथन सत्य है, तीसरा असत्य है। पूछा गया है कि कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो आपका सी ऑप्शन, जन्म से स्नातक तक की शिक्षा यानी जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे, ये जो कथन है सही नहीं है।
तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में उच्चतर शिक्षा के लिए महिलाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इंटर उत्तीर्ण अविवाहित बालिकाओं को 25,000 रुपए और स्नातक उत्तीर्ण महिलाओं को 50,000 रुपए दिए जाना प्रस्तावित है। यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी असत्य कथन को आपको जो है चूज करना था। 102 है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? कमेंट करके बताइए। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, ये प्रश्न जब पूछा गया था 2018 में, 64वें बीपीएससी प्री 2018 का प्रश्न है। उर्जित पटेल उस समय भारतीय रिजर्व बैंक के, आरबीआई के ये गवर्नर थे। तो आप जो है प्रेजेंट में जो है इनके नाम को जो है कमेंट बॉक्स में आप जो है बताइएगा, ठीक है। प्रश्न काल में उर्जित पटेल भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर शशिकांत दास हैं। इन्होंने 12 दिसंबर 2018 को यह पद ग्रहण किया। इनसे पूर्व 4 सितंबर 2016 से 11 दिसंबर 2018 तक डॉक्टर उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर थे। डॉक्टर रघुराम राजन सितंबर 2013 से सितंबर 2016 तक आरबीआई के गवर्नर थे। प्रश्न संख्या 103 है, निम्नलिखित स्मार्ट शहरों में से कौन सा दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? निम्नलिखित स्मार्ट शहरों में से कौन सा दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा दीव, डी ऑप्शन। 23 अप्रैल 2018 को भारत सरकार के द्वारा जारी सूचना के अनुसार दीव पूर्ण सौर ऊर्जा दक्षता हासिल करने वाला भारत का पहला शहर बना है। 104, इनमें से कौन नीति आयोग का सीईओ है? सीईओ, नीति आयोग के सीईओ कौन है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा अमिताभ कांत, यानी ऑप्शन ए। याद रखिएगा, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ अमिताभ कांत है और नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। 105 है, महमूद अबूजिद ने 2018 यूनेस्को या गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार जीता है। वह किस देश से हैं? वह किस देश से हैं? तो याद रखिएगा मिस्र से, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यूनेस्को या गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2018 जेल में बंद मिस्र के फोटो जर्नलिस्ट महमूद अबूजिद को प्रदान किया गया। 2021 का यह पुरस्कार फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा को दिया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 106, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमौस शक्ति 2018 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? हरिमौस शक्ति 2018 भारत और किस देश के बीच यह द्वितीय पक्षीय सैन्य अभ्यास जो है जारी किया गया या संपन्न हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और मलेशिया के साथ। 30 अप्रैल से 13 मई 2018 के बीच भारत और मलेशिया रक्षा सहयोग के रूप में मलेशिया के घने जंगलों में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास हरिमौस शक्ति 2018 का आयोजन संपन्न हुआ। 107 है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया? बताइए, किस केंद्रीय मंत्रालय ने उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया? इसका सही जवाब हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 25 अप्रैल 2018 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में उन्नत भारत अभियान के द्वितीय संस्करण यानी उन्नत भारत अभियान 2.0 को लॉन्च किया गया। बड़ी संख्या में उच्च शिक्षण संस्थानों की कम से कम 5 गांवों के साथ सामाजिक और आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करके इस अभियान को अधिक व्यापक बनाना ही द्वितीय संस्करण का उद्देश्य है। 108 है, गूगल इंडिया के सहयोग से किस केंद्रीय मंत्रालय ने इनक्रेडिबल इंडिया पर 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर वीडियो लॉन्च किया है? गूगल इंडिया के सहयोग से किस केंद्रीय मंत्रालय ने इनक्रेडिबल इंडिया पर 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी वीडियो लॉन्च किया? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने गूगल इंडिया के सहयोग से 26 अप्रैल 2018 को
इनक्रेडिबल इंडिया पर 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर वीडियो लॉन्च किया। 360 डिग्री जो है अतुल्य भारत हम्पी, गोवा, दिल्ली और अमृतसर की यात्रा के जरिए एक अभूतपूर्व अनुभव प्रदान करता है। उन स्थानों तथा लोगों की खोज करता है जो इनमें से प्रत्येक प्रतिष्ठित भारतीय स्थलों को अतुलनीय बना देते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 109। भारत का पहला राष्ट्रव्यापी खाद्य पुरातत्व सम्मेलन आर्कियो ब्रोमा की मेजबानी किस शहर ने किया? भारत का पहला राष्ट्रव्यापी खाद्य पुरातत्व सम्मेलन आर्कियो ब्रोमा की मेजबानी किस शहर ने किया? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारत का पहला राष्ट्रव्यापी खाद्य पुरातत्व सम्मेलन आर्कियो ब्रोमा का आयोजन मुंबई में 5 से 6 मई 2018 के बीच किया गया। 110 नंबर, 2018 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो बताइए 2018 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का जो रैंक है क्या है? देखिए यहां पे जो करंट में है यानी जो फिलहाल में जो डेटा है 2022 का या 2023 का जो डेटा है आपको ध्यान में रखना है। 2022 और 2023 दोनों का डेटा ध्यान में रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछने की ज्यादा संभावना है। 2018 में शामिल 180 देशों में भारत को 138वां स्थान दिया गया था। 138, ठीक है। इस सूचकांक में नॉर्वे प्रथम पर और उत्तर कोरिया अंतिम स्थान पर था। वहीं 2022 में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कुल 180 देशों में नॉर्वे को प्रथम स्थान और भारत को 150वां स्थान और उत्तर कोरिया का स्थान 180वां था। याद रखिएगा 2022 का जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया था। इसमें नॉर्वे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, भारत ने 150वें, और जो उत्तर कोरिया था इसका जो स्थान है 180। 111 है कि संस्थान को पेटेंट और व्यवसायीकरण के लिए शीर्ष R&D संस्थान या संगठन श्रेणी में 2018 राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कि संस्थान को पेटेंट और व्यवसायीकरण के लिए शीर्ष R&D संस्थान या संगठन श्रेणी में 2018 राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। 26 अप्रैल 2018 को पेटेंट और व्यवसायीकरण के लिए शीर्ष R&D संस्थान या संगठन श्रेणी में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को 2018 राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2019 का यह पुरस्कार श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी को प्रदान किया गया। इसके बाद प्रश्न संख्या 112, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कौन सा राज्य सर्वाधिक भिखारियों वाले राज्य की सूची में शीर्ष पर है? केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कौन सा राज्य सर्वाधिक भिखारियों वाले राज्य के सूची में शीर्ष पर है? तो यह है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार अगर बात करें तो भारत में कुल भिखारियों की संख्या कितना है? आप देख सकते हैं 4,13,670 है। इसमें पुरुष भिखारियों की संख्या कितना है? 2,21,673 और महिला भिखारियों की संख्या 1,91,997। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भिखारियों की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल में और सबसे कम लक्षद्वीप में, 2 भिखारी हैं लक्षद्वीप में। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। संशासित प्रदेशों में भिखारियों की सर्वाधिक संख्या दिल्ली में 2187 है, याद रखिएगा। 113 है दक्षिण एशियाई समुद्र क्षेत्र में तेल और रासायनिक प्रदूषण पर सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और SACEP के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। SACEP क्या है? बताइए SACEP क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो SACEP यानी दक्षिण एशिया साउथ एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए 28 मार्च 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दक्षिण एशियाई समुद्री क्षेत्र में तेल तथा रासायनिक प्रदूषण पर सहयोग के लिए भारत और दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम के मध्य समझौता ज्ञापन को जो है स्वीकृति दी गई। SACEP जो है यानी जो दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम है
दक्षिण एशियाई सरकारों के द्वारा इस क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण, प्रबंधन और वृद्धि को बढ़ावा देना समर्थन करने के लिए 1982 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। 114 पर्यटन सहयोग को बढ़ावा या बढ़ाने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पर्यटन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए या बढ़ाने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा। देखिए, अगर बात करें तो 23 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ पर्यटन, कृषि और संस्कृति तथा कौशल विकास के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 115 है, निम्नलिखित में से किस टीम ने गंगा नदी बेसिन में भूजल आर्सेनिक अनुसंधान परियोजना के लिए न्यूटन भाभा फंड जीता है? निम्नलिखित में से किस टीम ने गंगा नदी बेसिन में भूजल आर्सेनिक अनुसंधान परियोजना के लिए न्यूटन भाभा फंड जीता है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत यूके संयुक्त टीम, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, मार्च 2018 में भारत और यूके के संयुक्त टीम ने गंगा नदी बेसिन में भूजल आर्सेनिक अनुसंधान पर परियोजना के लिए न्यूटन भाभा फंड जीता। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने व्यापक रूप से आर्सेनिक प्रभावित गंगा नदी बेसिन में सामना की जाने वाली जल चुनौतियों के समाधान खोजने के लिए प्राकृतिक पर्यावरण अनुसंधान परिषद यूके के साथ परियोजना शुरू की है। 116 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा बताइए ऑप्शन डी, एशियाई विकास बैंक, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने 10 मार्च 2018 को एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। 25 मई 2022 तक की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में जो है शामिल होने के लिए हस्ताक्षर करने वाला 102वां देश नॉर्वे बन गया है। 117 भारत ने किन देशों के साथ परमाणु सहयोग के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने किन देशों के साथ परमाणु सहयोग के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस और बांग्लादेश, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 1 मार्च 2018 को भारत ने रूस और बांग्लादेश के साथ परमाणु सहयोग के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर मॉस्को यानी रूस में हस्ताक्षर किया है। 118 है, 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सूरत करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 26 मार्च 2018 को सूरत यानी गुजरात में देश जो है गुजरात यानी या जो सूरत है देश में 100% सौर ऊर्जा से संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वाला पहला जिला बन गया। जो गुजरात का ये जो सूरत जिला है ये देश में 100% सौर ऊर्जा से संचालित प्राथमिक और स्वास्थ्य केंद्र वाला पीएससी वाला ये पहला जिला है। 119 है, सिडनी में 2018 ISSF जूनियर शूटिंग विश्व कप में पुरुषों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? सिडनी में 2018 ISSF जूनियर शूटिंग विश्व कप में पुरुषों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही जवाब है अनिश भानवाला, यानी डी ऑप्शन। देखिए, मार्च 2018 में सिडनी में संपन्न ISSF जूनियर शूटिंग विश्व कप में पुरुषों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में 15 वर्षीय भारतीय निशानेबाज अनिश भानवाला ने स्वर्ण पदक जीता और 2019 में ISSF जूनियर शूटिंग विश्व कप जर्मनी में हुआ था। प्रश्न संख्या 120 है, कामरूप में गांवों को विकसित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कामरूप में गांवों को विकसित करने के लिए, विलेज को डेवलप करने के लिए किस राज्य सरकार ने एयरपोर्ट
अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो है आपका असम। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मार्च 2018 में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने कामरूप जिले के गांवों में मानव बस्तियों के सतत विकास के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वों के पहल के तहत असम सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 121 है, किस राज्य में सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह से घिरा हुआ आदिवासी आवासों की सर्वाधिक संख्या है? किस राज्य में सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह से घिरा हुआ आदिवासी आवासों की सर्वाधिक संख्या है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। यहां पे आदिवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है। देखिए, अगर बात करें तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के अनुसार 2018 तक मध्य प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह से घिरे हुए आदिवासी आवासों की संख्या सबसे ज्यादा है, 55,770 है। इसके बाद झारखंड और इसके बाद उड़ीसा का स्थान आता है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में प्रश्न संख्या 122 से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप चैनल के जो फेसबुक पेज है या जो इंस्टाग्राम है, अगर आपने इन सभी को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।